कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हमने देखा कि जो इंट्रोडक्शन था अकाउंटिंग का वो सारा कुछ देख लिया है, प्लस जो अकाउंटिंग टर्म्स थे वो देखे हैं। आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, और ये कैसे यूज़फुल होती है अकाउंटिंग में। इन सब सारी चीज़ों पे हम एक बार गौर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो मान लो कि बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। तो वहाँ पे एक ऐसा होना चाहिए जो उसके हिसाब से, ठीक है, मतलब एक गाइडलाइन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग सब अकाउंटिंग करें, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन है ना, उसी को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। ये गाइडलाइन क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है, एक प्रोसीजर की तरह काम करता है कि भाई सारे लोग जो हैं इसी तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं कि मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि अगर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं होगा तो क्या इफ़ेक्ट आएगा अकाउंटिंग पे। तो जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं होगा ना, तो जैसे एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, सारी चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे और दूसरी दिखाएंगी, तो दोनों में बहुत फ़र्क आएगा जिसके कारण से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे फ्रॉड होने स्टार्ट हो जाएंगे कि मतलब आज अभी आप किसी और तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप किसी और तरीके से अकाउंटिंग करोगे। तो इसके कारण क्या होता है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। एक बार आप डेफिनेशन देखिए, गाइडलाइन टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर इन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटस एंड पीरियोडिक परफॉर्मेंस, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, गाइडलाइन है। किसके लिए, एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के लिए, एक सही अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये अब इसको दो तरीक़ों से बांटा जाता है। लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ये तीनों चीज़ें क्या होती है। तो याद रखिएगा, जो प्रिंसिपल है उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कन्वेंशन, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग में ना कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से अकाउंटिंग बनाया जाता है। मतलब कुछ चीज़ें मान के चली जाती हैं और वो जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी कंपनीज़ हैं, जितने भी बिजनेस हैं, ठीक है, वो उसी कॉन्सेप्ट को मान के चलती है, ठीक है। दूसरी तरफ है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है, एक तरह से जैसे होता है ना कि प्रैक्टिस करते करते या फिर कोई ट्रेडिशन फॉलो करते करते जो अप्लाई हो जाता है, उसको बोला जाता है कन्वेंशन, ठीक है। ये तो एजम्पशन है, ठीक है। और ये क्या होता है, ट्रेडिशन की तरह काम करता है कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक प्रैक्टिस है कि आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, एक बार हम देखते हैं। मान लीजिए इन्वेंट्री है, ठीक है। अब इन्वेंट्री के अंदर कहीं पे कह सकते हैं कि 5,000 रुपये का फ्रॉड हो रहा है, ठीक। तो ये किसी कंपनी के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। मान लीजिए जिस कंपनी का टर्नओवर, जिस कंपनी का सेल साल का 1,00,000 रुपये है, ठीक है, उसके लिए तो ये अमाउंट क्या है, बिग अमाउंट है। लेकिन जिसका टर्नओवर साल का 5,000 करोड़ है, उसके लिए ये अमाउंट क्या है, बहुत ही माइनर सा अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेंशन के अंदर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप मटेरियलिटी कितना रखना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे, ये इंटरनली चेंज हो सकता है। मान लो किसी कंपनी में मटेरियलिटी मतलब कुछ और फिक्स है, और यहाँ पे मतलब किसी और कंपनी में कुछ और अमाउंट फिक्स किया गया है। तो कन्वेंशन क्या है, चेंज हो सकते हैं कंपनी टू कंपनी, ठीक है, इंटरनली वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सारी कंपनी पे बराबर लगता है, ठीक है, सारी कंपनी पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं मानोगे, ठीक है, वो आपको एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है, ये एजम्पशन है, ये सब मतलब ये मान के चलना है कि भाई इसी पे आपको इसको फॉलो करना है।
कन्वेंशन क्या है, एक ट्रेडिशन की तरह काम करता है। अभी मैं जब आगे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में डिफरेंस कैसे करते हैं, ठीक है, आप समझ जाओगे। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है ना, सारे कंसेप्ट और सारे जितने भी कन्वेंशन है उसको अलग अलग लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं। एक बार हम पहले देख लेते हैं क्या क्या है। कॉन्सेप्ट के अंदर है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तीसरा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आता है आपका गोइंग कंसर्न, डुअल एस्पेक्ट और एक्रूअल, ठीक, आप इसको नोट कर सकते हो। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट, ये 9 जो हैं ये कॉन्सेप्ट हो गए। और अभी अकाउंटिंग कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर, ठीक है, कंजर्वेटिज्म और मेटेरियलिटी, ये 4 कन्वेंशन है। अभी आप देखोगे ना, मैं जो अंतर है वो कैसे है। जैसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, ये मेरा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो सारे कंपनी को तो अकाउंटिंग जो पीरियड है वो तो फॉलो करना होगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा, आपको करना पड़ेगा। तभी जाके एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक समानता आएगी कि सारी कंपनी उसी तरीके से उसको रिपोर्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन की, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मतलब जो रूल आप पिछले साल लगा रहे थे आप वही रूल इस साल लगाओगे, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, किसी किसी कंपनी का चेंज हो सकता है किसी रीज़न से, इसीलिए ये मतलब एक प्रैक्टिस की तरह चलता है। डिस्क्लोज़र, बैलेंस शीट डिस्क्लोज़र का मतलब होता है उसको किसी चीज़ को उसमें डिस्क्लोज़ करना, किसी बैलेंस शीट में किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ करना, किसी का विवरण लिखना कह सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ना कि कोई कंपनी पे कुछ अप्लीकेबल हो, कोई कंपनी वो चीज़ नहीं दिखा रही हो, कुछ कंपनी है जो डिटेल में सारी चीज़ें दिखा रही हो, तो ये कन्वेंशन चेंज हो सकता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगता ही लगता है। चलिए फिर देखते हैं एक एक करके हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप समझिए। सबसे पहले मान लीजिए ये बिजनेस है किसी का, ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और ये वो बंदा है जिसने कंपनी खोला, ठीक है, ये वो बंदा है जिसने कंपनी स्टार्ट किया। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ये बिजनेस है, ठीक है, जो ये बिजनेस है और ये जो पर्सन है और ये जो बिजनेस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप इसको मिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो बिज़नेस है ना उसमें मतलब ऐसे देखो, ये बंदा जो जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया, जो ओनर है, और ये जो कंपनी है, दोनों अलग अलग है, इसको हम मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। ये बस इसको एक तरह से रन कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करेंगे बिज़नेस का, ठीक है, अगर हम बिज़नेस की बात करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बिज़नेस और ये बंदा दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होता है। इसी को हम बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे मान लो इस बिज़नेस का नाम है लता प्राइवेट लिमिटेड। तो लता प्राइवेट लिमिटेड पे जो कर्ज है या फिर जो इसकी संपत्ति है ये अलग रहेगी, और जो इसके पास पर्सनल संपत्ति है वो अलग रहेगी, ठीक है। मान लो इसका घर है पर्सनल, तो ये बिज़नेस का नहीं हो सकता है। और बिज़नेस में जो मान लो बिल्डिंग है या फिर मशीन है, ये बंदा ये नहीं कह सकता है कि ये मेरा बिज़नेस है, मतलब ये मेरा मशीन है, ये इस कंपनी का मशीन हुआ, इसीलिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये इसमें पैसा लगा रहा है, तो भाई इसकी कंपनी हुई। मान लो इसने 5 लाख रुपए लगाया बिज़नेस में, ठीक है, जो कैपिटल है। तो आप जब बनाओगे ना, अकाउंटिंग करोगे, तो इस बंदे के नाम से कैपिटल को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। मान लो राम है तो लिखेंगे राम ने 5 लाख कैपिटल दिया है, ठीक है। और इस कैपिटल को भी लायबिलिटी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इस पे प्रॉफिट लेगा और जब ये चाहेगा इस पैसे को निकाल सकता है, ठीक है। तो
तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट माना जाता है। ये मान के चला जाता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर मान लो कि किसी को पैसा इस पे बिज़नेस पे अगर पैसा ड्यू है तो वो इससे पैसा मांगेगा, इस कंपनी को नोटिस भेजेगा, ना कि इस बंदे को। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हम यही मान के चलते हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस और जो ओनर है वो दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, क्यों, वो रीज़न मैंने बताया। और ये जो कंपनी होता है ना, बिजनेस होता है ना, जैसे कोई कंपनी खुलती है ना, तो ये भी एक पर्सन ही होता है, याद रखिएगा। आप आगे भी पढ़ेंगे, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, ये भी पर्सन है, तो दोनों पर्सन बराबर नहीं हो सकते ना, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये मान के चलना है आपको। दूसरा है मेरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो मनी में हो रहे हैं, सारी चीज़ों को हम मनी में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे 5,000 रुपये मैंने रेंट पे किया तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब कोई एम्प्लॉई, मान लो कोई एम्प्लॉई दिन के 20-20 घंटे काम कर रहा है, तो क्या हम इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मतलब अकाउंटिंग में इसको कंसिडर करेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें मनी नहीं है। हाँ, इसको जो सैलरी पे किया जाएगा या फिर बोनस पे किया जाएगा, जो भी है, मान लो इसको मैंने सैलरी पे किया 50,000, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी सबको हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग में मनी के टर्म में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दैट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। समझ आ रहा है आपको? ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है मेरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब अगर हम अकाउंटिंग का तो फंडा ही है ना कि हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई, समराइज़ करेंगे। तो जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो उसको करेंगे उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब जितना हमने उस चीज़ पे खर्चा किया है हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। मान लो कि हमने एक मशीन को बनाया, डेवलप किया या फिर ख़रीदा, जिसकी कॉस्ट हुई 1,00,000 रुपीज़, तो हम इसी 1,00,000 रुपीज़ को ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जितनी कॉस्ट लगी, जितने में ख़रीदा, उसी पर रिकॉर्ड। इसका ये मन नहीं होगा कि बनने के बाद मशीन 1 महीने बाद मेरी ये मशीन 5,00,000 की हो गई मार्केट में, तो 5,00,000 लिख लेंगे। नहीं, जितने की कॉस्ट है उतने पे ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये मेरा होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब बहुत ही सिंपल 2 लाइनर में समझा रहा हूँ, आप समझते जाओगे इस चीज़ को। अगला देखो, गोइंग कंसर्न। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है। जब आप आगे पढ़ोगे सीए वगैरह में या फिर कहीं भी थोड़े से बड़े लेवल पे, तो आप समझोगे कि गोइंग कंसर्न कितना इम्पोर्टेंस रखता है किसी बिज़नेस के लिए। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है, मान के चलना है। ठीक है, मान के चलो कि बिज़नेस क्या होगा, चलता रहेगा। मतलब बिज़नेस बंद नहीं होगा। समझ रहे हो आप? अगर हम ये सोच के चलेंगे कि मेरा बिज़नेस अगले साल बंद हो जाएगा या 2 साल के बाद बंद हो जाएगा, तो आप सोचो कितना इफ़ेक्ट आएगा। कोई आपको लोन नहीं देगा। ठीक है, कोई इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये मानते हैं कि जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है कंपनी में। मतलब ये हमेशा मान के चला जाता है कि कंपनी जो है वो अनंत काल तक चलती रहेंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चेंज इन द सेंस कि मतलब हम ये हमेशा मान के चलेंगे कंपनी रन करेगी। ठीक है, अच्छा करे बुरा करे उससे लेना देना नहीं है, कंपनी क्या है, चलती रहेगी। ठीक है, ये होता है गोइंग कंसर्न। अगला देखेंगे हम डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही पूरा अकाउंटिंग टिका होता है। ठीक है, इसका डुअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है
कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका हमेशा दो इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। क्या क्या इफ़ेक्ट होगा? एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है डेबिट क्रेडिट, मैं ठीक नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है। तो वो आपको ईजिली समझ में आएगा। अभी मैं इस ट्रांजैक्शन को समझाता हूँ। मान लो कोई ट्रांजैक्शन है कि आपने गुड्स ख़रीदा, मतलब कोई भी सामान ख़रीदा 5 लाख। अब इसमें ढूंढो कि क्या दो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप समझ गए ना तो आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में, जर्नल एंट्री में भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हमेशा दो एंट्री होती, दो इफ़ेक्ट होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के, वही आपको ढूंढना है, ठीक है। कैसे? हमने गुड्स ख़रीदा, पैसे पे किए, मतलब मेरे पास जो सामान है वो आया, पैसे गए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, इनकम रिसीव्ड 5000। अब इसमें ढूंढो कि मेरा दो इफ़ेक्ट कैसे आएगा, कैसे मेरा दो अकाउंट हिट करेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है ना कि एक होता है एसेट, जो हमने अभी अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा, ठीक है। तो जो एसेट होता है ना वो हमेशा लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए। लायबिलिटी में कैपिटल भी इंक्लूड होता है, ये याद रखना, ये एक चैप्टर बन जाएगा आपका, ठीक है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही मेरा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट काम करता है। अब देखो, जब मेरा इनकम बढ़ेगा, इनकम रिसीव हुआ, ठीक है, तो एक तरफ तो बैंक में पैसे आए, ठीक है। तो बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट जो कैश है वो मेरा क्या है, एसेट है, ठीक है। तो मेरा एक तरफ तो एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ मेरा इनकम रिसीव हुआ, मतलब प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है। तो प्रॉफिट किसका होता है? जो कैपिटल लगाया जिसने, ठीक है, उसका होता है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, बहुत डीप में नहीं जाना है, बहुत डीप में जाओगे तो अभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इनकम जो है वो क्या करेगा, कैपिटल को बढ़ाएगा। तो एक तरह से मेरा क्या हुआ, कैपिटल बढ़ा। तो एक तरफ एसेट बढ़ा, दूसरे तरफ कैपिटल बढ़ा। अब मान लो आपने रेंट पे किया, तो जब भी आप रेंट पे करोगे तो क्या होगा, रेंट पे करोगे तो कैश घटेगा, मतलब एसेट घटेगा, और कैपिटल भी घटेगा, क्योंकि जब प्रॉफिट हुई तो मैंने कैपिटल को बढ़ाया। तो रेंट पे करेंगे तो मेरा एक्सपेंस है, तो कैपिटल भी घटेगा, ठीक है। ये एक्सपेंस और इनकम जितनी चीज़ें होती है ना वो कैपिटल पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो ये होता है मेरा डुअल कॉन्सेप्ट। किसी भी ट्रांजैक्शन का हमेशा दो इफेक्ट होगा, हमेशा दो अकाउंट पे इफेक्ट करे, या तो एसेट को करेगा या लायबिलिटी को या कैपिटल को, ठीक है। मतलब या तो एसेट को कर रहा है और लायबिलिटी को कर रहा है, या फिर एसेट को कर रहा है और कैपिटल को कर रहा है, या फिर सिर्फ एसेट के अंदर ही, जैसे मुझे किसी ने पैसे दिए तो वहाँ पे क्या होगा, रिसीवेबल जो है मेरा कम होगा और कैश बढ़ जाएगा। तो ये मेरा डुअल कॉन्सेप्ट होता है। हर एक ट्रांजैक्शन का हमेशा दो इफेक्ट होगा, हमेशा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी तो ये थ्योरी है, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे समझाया आपको। बाकी जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्री करेंगे तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ का एक्रू होना। अब एक्रू होने का मतलब समझिए, कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, उसने पूरे महीने काम किए, 1 तारीख से उसने काम किया 30 तारीख तक। जब वो 1 तारीख से 30 तारीख तक काम कर चुका तो जो उसकी सैलरी थी 5,000 रुपये मान लो, ठीक है, तो उसने वो चीज़ कमा ली है, उपार्जन कर लिया, वो एक्रू हो गया, ठीक है। तो हमेशा जब अकाउंटिंग होगी तो हमेशा हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर कोई चीज़ अगर एक्रू हो गई है, ठीक है, मतलब या तो कमा ली गई है, ये खर्चा हो गया, ठीक है, भले हमने उसको पेमेंट किया चाहे नहीं किया, वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, समझे। मान लो कि आपका कोई बैंक अकाउंट है, अब उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, भले आपको पे नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मान लो 31 मार्च हुआ
तो ये मान लिया जाता है कि जो वो इनकम है आपने कमा लिया, वो एक्रू हो गया है, ठीक है। भले आपको वो बाद में मिले। मान लो ये कि मैं रेंट है, ये मार्च के लिए था, ठीक है, मैंने इसको मई में जाके पे किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खर्चा मई में हुआ ना, ये जो खर्चा है जिस महीने का है वो तभी रिकॉर्ड होगा। तो इसको बोला जाता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्रूअल का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि जब ही आपने उस चीज़ को कमा लिया, भले आपको मिला चाहे नहीं मिला, या एक्रू हो गया वो चीज़, तो वहाँ पे उसी मंथ में या फिर उसी साल में उसको हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मान लो कि आपने ये अप्रैल है, तो अप्रैल जैसे ही ख़त्म होगा, ठीक है, तो जो रेंट है ये मान लिया जाएगा कि आपने रेंट खर्च कर दिया है। रेंट का खर्चा आपको अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड करना है। भले आप पे कब करेंगे, मई में, लेकिन खर्चा कब का है, ये अप्रैल का, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इसको ध्यान रखना चाहिए, मतलब अब ध्यान रखो क्योंकि बहुत काम आएगा ये। क्योंकि जिस महीने में वो खर्चा हुआ उसी में रिकॉर्ड करना है, ना कि जब पे हुआ तब। पेमेंट और एक्रू होने में डिफरेंस होता है। एक्रू का मतलब होता है कि वो एक तरह से आपने या तो कमा लिया या खर्च कर लिया है, ठीक है। भले पेमेंट किया और अब रिसीव नहीं हुआ, वो चीज़ें नहीं लानी है, ठीक है। बस खर्चा हुआ मतलब उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये मेरा होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके जब अकाउंटिंग इक्वेशन जर्नल एंट्री अगर होगी ना, तो मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी कोई भी बैलेंस शीट बनती है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तैयार होती है, तो वो एक पीरियड के लिए बनती है। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो ये एक पीरियड होता है। इस पीरियड के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्योंकि मान लो अगर ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो कोई कंपनी जो है अपना बैलेंस शीट बनाएगी 1 अप्रैल से 31 मार्च, कोई कंपनी बनाएगी फिर 1 जून से मान लो 31 जुलाई। तो इस तरह के मतलब दिक्कतों को हटाने के लिए बोला गया कि आप अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो करो। तो ये जो है ना, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब अगर अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। और जो आप नॉर्मल फॉलो करते हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो इसको बोला जाता है कैलेंडर ईयर, ठीक है। यूएस में इसी को फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। तो दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मतलब अकाउंटिंग जो हो रही है किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए हो रही है, ठीक है। दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अभी क्या है, रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेवेन्यू का क्या मतलब है, सेल्स, मैच मतलब मिलाना, ठीक है। तो रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस पीरियड का आपका सेल्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है वो भी उसी पीरियड में बुक होगा, उसी पीरियड में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लो कि सेल जो हुआ वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए हुआ, ठीक है, 5 करोड़ का। तो इस 5 करोड़ से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा, ये जो एक्सपेंस है वो भी इसी साल में बुक होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगले साल जाके बुक करोगे, ठीक है। ये होता है रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट, मतलब जिस साल में हमारा सेल्स बुक हो रहा है उसी साल में सारे के सारे एक्सपेंस भी हम वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बुक करने का मतलब रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग में लिखना, ठीक है। दैट इज़ रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो ये सारे मेरे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहला क्या था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब था कि जो ओनर है और जो बिज़नेस है वो दोनों अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये अलग है। और इसने जो कैपिटल लगाया वो कंपनी के लिए भी एक तरह से लोन है, मतलब लाइबिलिटीज़ है, एक तरह से इंटरनल लाइबिलिटीज़ बोलते हैं इसको। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब था, हर एक चीज़ें क्या होंगी,
मनी में मेजर करेंगे, मनी में ही रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो जितने की कॉस्ट है, ठीक है, उतने पे ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई वगैरह को वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे कि मार्केट वैल्यू उसकी 1 लाख से 10 लाख हो गई तो हम 10 लाख में चेंज कर देते हैं, नहीं। अगर 1 लाख पे रिकॉर्ड हुई तो 1 लाख ही रहेगी, ठीक है। गोइंग कंसर्न का मतलब बिज़नेस चलता रहेगा। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि बिज़नेस बंद हो जाएगा, ये मान के चलेंगे कि गोइंग कंसर्न मतलब बिज़नेस जो है गोइंग कंसर्न में है, बिज़नेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। डुअल एक्सपेक्ट मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का हमेशा 2 इफेक्ट होगा, डेबिट और क्रेडिट, हमेशा वो 2 अकाउंट को हिट करेगा, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, जिस पीरियड में मतलब जब कमाया गया या फिर जब खर्च किया गया उसको तभी रिकॉर्ड कर दो, भले वो रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ। जैसे रेंट, अप्रैल का रेंट अप्रैल बीत गया, मतलब अप्रैल का रेंट अप्रैल में रिकॉर्ड करना है, भले वो पे मई में होगा तो हम वहाँ पे पेमेंट दिखाएंगे, लेकिन जो एंट्री होगी वो होगी अप्रैल में ही, ठीक है। दैट इज़ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अभी आओ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मतलब अकाउंटिंग जो होती है एक फिक्स पीरियड के लिए होती है, एक डिफाइंड पीरियड के लिए होती है, ठीक है। बैलेंस शीट जो बनती है वो डिफाइंड पीरियड के लिए बनती है, जैसे फाइनेंशियल ईयर के लिए बनती है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनती है, कभी कभी किसी सिचुएशन में 1.5 ईयर के लिए बनती है, तो वो एक डिफाइंड होता है, ठीक। रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट में क्या था, रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट में ये था कि जब सेल्स बुक होगा जिस पीरियड में, उसी पीरियड में मेरा उससे रिलेटेड खर्चा भी बुक होगा। ये 9 जो थे आप ऐसे शॉर्ट में भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। अभी देखते हैं कन्वेंशन। अब आप सोचो कि अगर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अगर वो कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा तो सारी कंपनी अलग अलग चीज़ें करेंगी। मान लो अकाउंटिंग पीरियड अलग अलग कंपनी अलग अलग अपना अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करने लगेगी, इसीलिए बोला जाता है कि भाई इसको फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन कन्वेंशन क्या है, अलग अलग हो सकता है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आप एक मेथड फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो जब तक कुछ ऐसा ऑड नहीं होता है, मतलब कुछ अनयूजुअल नहीं होता है, ठीक है। अगर माने बोल रहा है कि जो अब मान लो 2 मिनट के लिए जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है वो आप आगे समझोगे। तो बोल रहा है कि ये अगर आप एक मेथड से फॉलो कर रहे हो तो इसी से फॉलो करो, अगले साल भी इसी से फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि 2025 में आप पहला मेथड लगा रहे हो 2026 में दूसरा मेथड लगा रहे हो, नहीं, आपको यही मेथड फॉलो करना है। कोई भी पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो ये पॉलिसी सेम होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि पिछले साल क्या हुआ इस साल क्या हुआ। अगर पॉलिसी ही चेंज हो जाएगी तो कंसिस्टेंसी आएगी ही नहीं, तो कंपेयर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब समानता कह सकते हैं, स्थिरता कह सकते हैं, मतलब वो सेम होना चाहिए। मतलब आप ऐसा सिंपल समझो, सेम होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोज़र, अब समझो कि बैलेंस शीट क्या होता है, 3-4 पेज 5 पेज का होगा, वहाँ पे सिर्फ हम मनी के टर्म में सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मनी के टर्म में नहीं होंगी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। मान लो कि उसको कोई घाटा हो गया आग लगने की वजह से, तो वो हम ये नहीं लिख सकते ना कि बैलेंस शीट के अंदर कि आग लग गया, ये हो गया, वो हो गया। इसको बोला जाता है डिस्क्लोज़ करना, ठीक है। या फिर कोई केस चल रहा हो कंपनी पे, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा ना कि बहुत सारी चीज़ें अकाउंटिंग में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दिखाना ज़रूरी होता है कि भाई क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, तो दैट इज़ डिस्क्लोज़र। हम वहाँ पे डिस्क्लोज़र डालते हैं, हम बताते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसके कारण से चेंज हो सकती है। दैट इज़ डिस्क्लोज़र, किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज़ करना, ठीक है। तो डिस्क्लोज़र क्या, उसकी हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए कंजर्वेटिज़म। कंजर्वेटिज़म क्या होता है, कंजर्वेटिज़म कहता है कि आप ये बात सोच के खुश मत हो कि आपकी प्रॉफिट होगी फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन आपको इस बात की चिंता ज़रूर करनी है कि आपको लॉस होगा, ठीक है। ये बोलता है कि जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा इसको भूल जाओ, इसको कहीं भी रिकॉर्ड, इसको कंसिडर ही नहीं करना है। लेकिन अगर आपका फ्यूचर में आपको पता है कि कुछ लॉस होने वाला है तो ये रिकॉर्ड होगा। दैट इज़ कंजर्वेटिज़म, मतलब हम नेगेटिव सोच के चलेंगे, ठीक है।
समझे? अब समझ में आ रहा है? अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको छोड़ दो, अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसको हमको कंसिडर करना है। मान लो कि आपको लग रहा है कि जिससे मुझे पैसा लेना था मैंने उसको सेल किया था, मुझे पैसा लेना है और वो नहीं दे पाएगा नेक्स्ट ईयर, तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो इसको हमें बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लो आपको लग रहा है कि मेरा सेल अगले साल 25 लाख का होगा, ठीक है, या फिर मुझे प्रॉफिट होने वाला है तो उसको मैं अभी लिख लूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर लॉस होने वाला है तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके दो प्रिंसिपल है। बोला जाता है शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम। अगर कोई इनकम होने वाला है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फ्यूचर वाला जो हो गया उसको तो रिकॉर्ड करेंगे ही। ठीक है, अगर वो एक्रू हो गया, एक्रू मैंने अभी तुरंत समझा है कि अगर हमने कमा लिया, हो गया तो ठीक है, लेकिन एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि मेरा फ्यूचर में इनकम होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फ्यूचर वाले इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, याद रखना, ये होता है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, और आपको ये मान के चलना है कि मेरा हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो सकता है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पहला तो ये है शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम, शुड प्रोवाइड ऑल लॉसेस। जितने भी लॉस होने वाले हैं आप उसको रिकॉर्ड करो, उसको कंसिडर करो। ठीक है, उसकी अकाउंटिंग करो, लेकिन जो इनकम होने वाला है फ्यूचर में वो मत लो। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है कि उल्टा सोचना, उल्टी खोपड़ी का आदमी एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव ही लेना है, लाइफ की तरह पॉजिटिव नहीं चलना है। यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी लॉस होने वाली हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखो, इफ़ टू चॉइसेस फॉर मेथड चूज विच लीड टू द लेसर वैल्यू। मतलब मान लो कि मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, कि जो इतना इसका हो सकता है कॉस्ट, इतना हो सकता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि कम किस में है। ठीक है, मान लो कि कोई चीज़ 5 लाख की है और यहाँ पे ये 4 लाख की है, तो ये बोला जाता है कि भाई मान लो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो मार्केट बोल रहा है कि मेरा जो कॉस्ट है, ठीक है, अभी जो उसकी वैल्यू है वो आपकी है 4 लाख, लेकिन आपकी कॉस्ट जो है वो है 5 लाख, तो आप ये बोलोगे कि मुझे 4 लाख पे लिखना है। ठीक है, तो जो लेस वैल्यू होगी उसके रिकॉर्ड करेंगे, मतलब नेगेटिव सोच के चलेंगे हमेशा। ठीक है, ये होता है कंजर्वेटिज्म, मतलब फ्यूचर में आने वाली इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। लास्ट, मर्टिलिटी क्या होता है? मर्टिलिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, आपको ध्यान नहीं होगा। कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर है 5,000 करोड़, ठीक है, उसको 500 रुपये का लॉस हुआ, तो बताओ उसको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? वो बोलेगा हट, ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानता, 5,000 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, 5,000, 500 रुपये फालतू है, ऐसा बोलेगा वो। इसको इग्नोर कर दो, वो बोलेगा इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस कंपनी का टर्नओवर मान लो 10,000 है, उसको अगर 500 रुपये का इधर उधर हो गया, फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए बड़ी रकम होगी। ठीक है, मतलब किसके लिए कौन सा मनी वैल्यू रख रहा है, दैट इज़ मटेरियलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि मान लो कि किसी यहाँ पे अगर इसको 1 करोड़ का लॉस हुआ तो तब जाके इसको रियलाइज़ होगा कि अच्छा इसको हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए 500 भी बड़ी रकम है। तो कंपनी टू कंपनी ये अलग अलग हो सकता है। मेंटलिटी का मतलब ही यही होता है, एक बेंचमार्क सेट करना कि कहाँ तक आपको किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कहाँ के बाद आप उस पर एक्शन लेना शुरू करोगे, दैट इज़ मटेरियलिटी। ठीक है, ये था मेरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, मतलब टोटल इसका जो भी प्रिंसिपल था वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कितने तरह के अकाउंट होते हैं, प्लस डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। ठीक है, तो हमारे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ठीक है, और यहाँ पे सारे लेक्चर फ्री हैं और आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वीडियो को देखते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।